Hello, good evening everyone. Myself Sagrika Aluwalia this side and I am working as a maths educator in the Bansal Academy. जैसे आपको पता ही है अभी रिसेंटली हिमाचल में दैट इज़ HPPGT एग्ज़ाम होके हटा है 2014. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द आंसर की विद यू ऑफ द एग्ज़ाम. ठीक है. एंड आज मैं आपको उसी एग्ज़ाम का HPPGT 2024 का जो मैथ्स का प्रॉपर जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो. ठीक है जी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चंस फर्स्ट. First of all, before discussing this paper in front of you, I want to discuss something. पेपर आई थिंक अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो पेपर वाज इजी. इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर इजी था. जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है उनके लिए इजी है, जो पढ़ के गए हैं उनके लिए इजी है. एंड इट इज़ वेरी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जो हमने एग्ज़ाम से पहले 9 to 10 मॉक टेस्ट जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, आई गेस अगर मैं कहूँ आउट ऑफ 100% 80% पेपर इज़ फ्रॉम द मॉक टेस्ट ओनली. ठीक है. 20% पेपर ऐसा था कि जिन्होंने अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, जिन्होंने अच्छे से नोट्स के साथ बुक्स फॉलो की हैं, डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ के गए हैं, मतलब क्लास में एक भी वर्ड अगर स्किप नहीं किया तो उन्होंने 100% पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया होगा. डेफिनेटली मैं साथ साथ आपको गाइड भी करूँगी कि हाउ वाज द पेपर. ईच क्वेश्चन मैं आपको बता के चलूँगी कि कैसे हर क्वेश्चन हमने कौन सा क्लास में डिस्कस किया हुआ था, कौन सा नहीं किया हुआ था. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट. So the first question is from the limit n tend to infinity x raised to power n factorial. ये हमारे पास सीक्वेंस दे रखी है और मैंने इस सीक्वेंस की कोई लिमिट बतानी है कि क्या होगी. ठीक है जी. फिर उसने कहा फॉर एनी रियल नंबर x, आप कोई भी x रियल नंबर लीजिए. वेरी इजी टास्क. अगर आप x की वैल्यू 0 रख ले तो उसने कहा है एनी रियल नंबर x ले सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 बाय एन फैक्टोरियल, सो इट गोज़ टू 0. ठीक है. यहाँ से 1 कटा, इन्फिनिटी कटा, डज नॉट एग्जिस्ट कटा, 0 इज़ द आंसर. चलो एक बार ऐसे करते हैं, एक और चेक करके देख लेते हैं किसी और पॉइंट के लिए. लेट x इक्वल टू 1. ठीक है. तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू जब हमने 1 रखी, 1 रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल. सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन फैक्टोरियल. जैसे ही आप एन को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, फैक्टोरियल है तो ये कहाँ पे जाएगा हमारे पास, नीचे वाला इन्फिनिटी के पास चला जाएगा. इट विल बी वेरी वेरी लार्ज. 1 ओवर इन्फिनिटी अगेन गोज टू 0. सो मैंने 2 पॉइंट्स की हेल्प से इसको चेक कर लिया है. फाइनली द ए ऑप्शन इज करेक्ट. सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वॉज द डायरेक्ट रिजल्ट जो हमने क्लास में कर रखा था. फर्स्ट क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है सीक्वेंस सीरीज हमने क्लास में किया हुआ था. सिंपल सा फंडा जो हम क्लास में जितने हमने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे कि अगर एनी रियल नंबर एक्स आ जाए तो आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्लास में बार बार आपको करवाया गया क्वेश्चन था कि पहले तो मैं इसका डायरेक्ट आपको बता दूँ, जो हमने क्लास में बार बार इसको ग्रास्प भी किया इस रिजल्ट को कि n की पावर 1 बाय n दिस गोज टू 1. सबको पता है कि दिस गोज टू 1. अगर मैं आप देखूँ इसको कैसे करेंगे, ये एक तरह से ना वैसे लिमिट का क्वेश्चन है. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर 1 बाय n. लेट अस सपोज कि इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या आएगा एंड इट इज़ द n. ठीक है. तो अब आप क्या करिए, दोनों साइड ना लॉग ले लीजिए, क्योंकि 1 बाय n दिख रहा है तो मैं लॉग ले लूँगी. ठीक है. तो लॉग n की पावर 1 बाय n log l. ओके. लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाय n आगे log n log l एज n टेंड टू इन्फिनिटी log n बाय n. यस, log तो बहुत धीरे धीरे जाता है जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. log n तो बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी वैल्यूज़ देगा. वी नो log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है, 0 पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे
तो एन, जब आपने एन टेंड टू इन्फिनिटी कराया तो एन जल्दी से इन्फिनिटी के पास भाग गया, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, व्हेन एन टेंड टू इन्फिनिटी इज 0 इक्वल टू लॉग एल। अब लॉग उधर ले जाइए, एल विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर 0, ई रेज टू पावर 0 इज़ 1। सो एल का जो मेरे पास आंसर है, इट इज़ कमिंग एज 1 आ रहा है मेरे पास। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब मैंने इस क्वेश्चन को येस एवरीबडी ऑब्जर्व किया तो इट वाज अ लिटिल बिट वी कैन से कि लेंदियर, और मैंने आपको एग्जाम में एक ही चीज़ समझाई थी, जिस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम लगे जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी इसको डिस्कस करते हैं, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो ये मेरे पास क्या बना, 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसके आगे नेगेटिव था, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव वाले ना आप एक बार अलग से लिख लो। तो समेशन नेगेटिव सबके आगे है, ऊपर सबके ऊपर 1 है, तो 1/2 3 4 चल रहा है, तो यहाँ पे मैं n+1 लिखूँगी। वाई, अगर मैं n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ले रही हूँ, क्यों, मुझे 2 से स्टार्ट करना है। देन प्लस का साइन, अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे भी क्योंकि नीचे 2 है, यहाँ पे भी 2 था, तो नीचे मुझे n+1 ही लिखना पड़ेगा, उसका होल स्क्वायर। ऊपर उसके एक कम है, n+1 से ऊपर कम कितना आ गया, n आ गया। यस एवरीबडी। अब ना वैसे तो चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, पर समेशन के अंदर आप इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इकट्ठा कर लो आप, प्लस n/n+1 का होल स्क्वायर। सो n+1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, माइनस n+1 प्लस n, ठीक है, एज लिमिट n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कट पिट के हमारे पास कितना आ गया, नेगेटिव ऑफ 1/n+1 का होल स्क्वायर, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ऑलराइट, तो फाइनली दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर आप इसको अब an मान के चले, जस्ट सपोज कि दिस इज माय an, तो हमने क्लास में कंपैरिजन टेस्ट किया हुआ है, राइट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर मैं bn को ले लूँ, 1/n² ले लूँ, और हम an/bn करें एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो एज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जब आपने नीचे लिखा तो ये ऊपर आ जाएगा, इट विल बी -1, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। हमने क्या रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर an/bn करके नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो an/bn कन्वर्जेस डाइवर्जेस टुगेदर। अब बाय पी टेस्ट, जो bn है, समेशन bn है सीरीज, इट इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट फॉर p इक्वल टू इट इज द कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो दैट मीन्स कि ये मेरी ए वाली सीरीज़ है, ये मेरी बी वाली सीरीज़ है, तो मेरी बी सीरीज़ तो कन्वर्ज कर रही है। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है कि बी सीरीज़ डाइवर्जेस, इट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ कन्वर्जेस है, छोड़ दीजिए, दोनों डाइवर्ज करेंगी, गलत। नाउ वी लेफ्ट विद ओनली द बी एंड द सी ऑप्शन। अब बी और सी ऑप्शन में ट्राई करने के लिए हमें ए को चेक करना ही पड़ेगा। सो लेट अस चेक। जस्ट कंट्रोल प्लस जस्ट अ मिनट, मैं एक बार बस थोड़ी सी ड्राइंग ये कर दूँ रिमूव, सो दैट कि हम अब ए सीरीज़ को डिस्कस कर सकें। चलो एनीवेज, तो नेक्स्ट आ गया मेरे पास, दैट इज़ द ए सीरीज़ को मुझे डिस्कस करना है। यस, इट वाज द लिटिल बिट लेंदियर, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन था। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मुझे क्या देखा है, 2² 3², फिर 2² बाय 3² 4² बाय 5²।
तो आप गैस करेंगे कि इसकी nth टर्म क्या होगी. इफ दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, व्हाट विल बी द nth टर्म. हमने एपी में कर रखा है ना कि अगर फर्स्ट देखो 2 का स्क्वायर आ रहा है, फिर एक तरह से अगला 4 बन रहा है, फिर 6 बन रहा है, तो व्हाट विल बी द nth टर्म. फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस इज 2, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द nth टर्म. फर्स्ट a प्लस एन माइनस a प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला होता है. a कितना आ गया 2, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो इट इज़ 2n. चेक करिए. तो मेरे पास सीरीज़ अगर मैं लिखने बैठूँ तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक नीचे ज़्यादा 3 स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, मतलब जो भी ऊपर है उसका एक ज़्यादा. तो 2n प्लस वन का एक ज़्यादा कितना हुआ मेरे पास, 2n प्लस वन का होल स्क्वायर. फाइनली मुझे सीरीज़ मिल चुकी है एंड इट इज़ फ्रॉम 1 to infinity. ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि इसको अगर मैं डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट से कर सकूँ. डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन. ठीक है जी. ये तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन करिए ओवर ए एन, तो आप क्या देखेंगे, 2 से लेके 2n के होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर से लेके 2n प्लस वन का होल स्क्वायर. n प्लस वन करना था तो जस्ट अ मिनट, वी हैव टू n प्लस वन करना है, तो n प्लस वन करके लिखते हैं. अगर हमने n प्लस वन किया तो 2n प्लस टू बन गया. पीछे से 2 कम कीजिए तो 2n का स्क्वायर. एक पीछे कम कीजिए यहाँ से, n की जगह n माइनस वन, पीछे वाली टर्म क्या होगी. और अगर आपने n की जगह n प्लस वन किया तो 2n प्लस थ्री का होल स्क्वायर, पीछे वाला 2n प्लस वन का होल स्क्वायर. ये हमने क्या लिखा है, ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन कीजिए तो 2 स्क्वायर से लेके अप टू 2n स्क्वायर तक करेंगे. ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर से लेके 2n प्लस वन के होल स्क्वायर तक. तो ये सारा 3 से लेके यहाँ तक कैंसिल हो गया और ये मेरे पास ये कैंसिल हो गया. अगर आप इसको देखें तो 2n प्लस टू डिवाइड बाई 2n प्लस थ्री, ये भी पेंडिंग है ना मेरे पास, तो होल स्क्वायर. जब आपने n टेन टू इन्फिनिटी किया, n से डिवाइड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 प्लस टू बाई एन, 2 प्लस थ्री बाई एन का होल स्क्वायर. जब आपने n टेन टू इन्फिनिटी किया तो आपके पास वन आंसर बचा. और डी एलम्बर्ट रेशो टेस्ट में जब भी हमारे पास वन आंसर बचता है तो टेस्ट डी एलम्बर्ट का हमारे पास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. फेल हो जाए तो हम नेक्स्ट क्या अप्लाई करते होते हैं, यहाँ पे रेबीज टेस्ट. रेबीज टेस्ट करेंगे, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी एज आई सोल्ड, कि सेम प्रॉब्लम आएगी, आपके पास वन बनेगा, वो भी फेल हो जाएगा. अब मैं इसके बाद डायरेक्ट अप्लाई करने वाली हूँ डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड का जो टेस्ट था हमारे पास, वो क्या कहता है, वो टेस्ट डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट मेरे पास क्या कह रहा है कि इसका उल्टा कर दीजिए पहले तो, ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन बाहर एन. इतना सा सिर्फ क्या होता है, रेबीज टेस्ट होता है. अगर लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी करूँ, ये भी फेल हो रहा था. फेल होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक और माइनस वन करके साथ में लिखेंगे लॉग एन, इसको चेक करेंगे. ठीक है. देन आई विल टेल यू कि बर्ट्रांड टेस्ट कहता क्या है. लेट मी रेज इट फर्स्ट. Yes, everybody.
जस्ट अ मिनट। Just a minute, I have some issues has come. I have to resolve it, just a minute. Okay, now it's working. Yes. Yes, everybody. तो सीरीज़ हमारे पास क्या थी? 2² डॉट 4² up to 2n का स्क्वायर. In the denominator it was 3² 5² up to 2n plus 1 का होल स्क्वायर. तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि we will apply the De Morgan and Bertrand test. And what this test is saying कि we have to calculate limit n tend to infinity an over an plus 1, जो अभी हमने कैलकुलेट किया -1, साथ में n अगेन -1, देन log n. बाहर जो है दैट इज द log n. ओके जी. तो n इंटू an ओवर an प्लस 1. यस, अभी हमने कैलकुलेट किया था an प्लस 1 ओवर an मेरे पास कितना आया था आफ्टर कटिंग, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में अगर मैं n टर्म देखूँ an इसका क्या था मेरे पास 2² से लेके अप टू 2n का स्क्वायर ओवर 3² से लेके 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो जब आपने an प्लस 1 किया तो ये आपके पास आया 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ n प्लस 1 करने से 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर. ये आपके पास an प्लस 1 ओवर an की कटिंग करने के बाद आएगा. अब आपको क्या करना है, इसको आपको कर लेना है उल्टा. बिकॉज वाई, क्योंकि आपको ये चाहिए an ओवर an प्लस 1. उल्टा कर लीजिए. -1 कर लीजिए, साथ में n -1 अगेन लॉग n. वी हैव टू कैलकुलेट इट. ठीक है, तो एलसीएम ले लो सबसे पहले. तो यहाँ पे तो 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आया हमारे पास. वी हैव टू कैलकुलेट इट. माइनस करेंगे तो 2n का जो स्क्वायर है वो तो कट जाएगा. ठीक है, 9 ऊपर बचेगा एक्स्ट्रा, 6n बचेगा, और इधर माइनस में 4
माइनस 2ab होता है, यहाँ पे 12n आएगा, नॉट 16n, 12n, ये 8n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, साथ में log n, log यहाँ पे बैठा है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n, यस, यहाँ पे हमने -1 किया तो ये मेरे पास कितना बना, 9 में से 4 गए 5, 12n में से 8n गए 4n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर आप कर दो n से मल्टीप्लाई, -1 साथ में log n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको n से मल्टीप्लाई किया फिर -1 कर रहे हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5n प्लस 4n का स्क्वायर माइनस 2n का स्क्वायर अगेन 4n का स्क्वायर -4 माइनस 8n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर log n, 4n का स्क्वायर 4n का स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, 5n में से 8n गया, 5 में से 8n गया -3n -4 डिवाइड बाय 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर साथ में log n, अब आप क्या करिए, n आप कॉमन ऊपर से ले लीजिए, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो n आपने जब बाहर निकाला और नीचे से n स्क्वायर निकलेगा, तो -3 -4 बाई n, 2 प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर साथ में log n, n से n कैंसिल हुआ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, 1 बाई n log n बाई n करो, n टेंड टू इन्फिनिटी -3 2 2 ज़ा 4 साथ में log n बाई n, एज n टेंड टू इन्फिनिटी अभी करवाया कि log n धीरे से जाएगा, n जल्दी से चला जाएगा, इट विल बी 0। अब ये हमारे पास डी मॉर्गन बर्टान टेस्ट था, राइट, ये वाला, मैं थोड़ी सी जगह बना दूँ सो दैट आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि व्हाट इज द टेस्ट इज सेइंग टू अस, और आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि हाउ टू लर्न इट। देखिए जब भी उल्टा हो जाता है, जब भी an+1/an डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में होता है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल टू के लिए टेस्ट फेल, लेस देन के लिए कन्वर्जेंट, पर जब एक बार हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो सारे रिजल्ट भी उल्टे हो जाते हैं। अब की बार क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता था, अब की बार लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, इक्वल टू 1 के लिए फेल है टेस्ट, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, तो क्या आएगा, ये 0 है मेरे पास, लेस देन 1 है मेरे पास, इस केस में डाइवर्जेंट है, सो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, so A is diverging and B is converges, that is the B option is correct, so B option is the correct option of the question number 3, B option is the right answer। Next question is,
यस, एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस फंक्शन, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो, और ये हमने चेक करना था सारा, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि जो ये मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है, येस इट इज़ डिफरेंशिएबल, अगर आप देखें येस इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो। देखिए एक बार हाउ इट इज़ डिफरेंशिएबल। क्या अगर हमने चेक करना हो कि x इक्वल टू ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल है, कैसे चेक करते हैं? लिमिट x टेंड टू ज़ीरो, जहाँ पे हमने चेक करना है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाई x माइनस ज़ीरो। अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इट इज़ डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास फंक्शन, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो पे वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स कटा सिंगल, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो एक्स साइन वन बाई एक्स। और हमें पता है इट इज़ द बाउंडेड फंक्शन, इट इज़ द एक्स, एक्स इज़ गोइंग टू ज़ीरो, सो इट इज़ द ज़ीरो। और हमें पता है जो बाय दिस प्रोसीजर हम निकालते हैं, ज़ीरो पे ही निकाला है, तो इट इज़ इक्वल टू एफ डैश ज़ीरो। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव एट ज़ीरो निकाल लिया एंड इट इज़ कमिंग एज ज़ीरो, ठीक है। तो मेरा फंक्शन पहली बात तो डिफरेंशिएबल है, तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, विच इज़ टोटली रॉन्ग। अब हमें एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू पता है, सी, ये और ये ए और बी ऑप्शन में मुझे पता है कि इन दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, ज़ीरो। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, हर एक्स की वैल्यू के लिए मुझे डेरिवेटिव निकालना है, नॉट ओनली एट ज़ीरो, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। हाँ, जैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, वैसे डेरिवेटिव करेंगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन वन बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस वन बाई एक्स, वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस, फिर साइन वन बाई एक्स साथ में इंटू टू एक्स आएगा। वी आर लैकिंग विद द स्पेस, वेट एवरीबॉडी। यस, एफ डैश एक्स अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन वन बाई एक्स है तो कॉस वन बाई एक्स, साथ में माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव, फिर साइन वन बाई एक्स साथ में आ जाएगा टू एक्स। एज लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो भी लगाया है यहाँ पे हमने, करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। तो फाइनली एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आया, नेगेटिव कॉस वन बाई एक्स प्लस टू एक्स साइन वन बाई एक्स। एज लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, देखिए ये वाली चीज़ जो है कॉस वन बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इट विल गोज टू ज़ीरो, एक्स साइन वन बाई एक्स। तो एज लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, जो मेरा एफ डैश एक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन of the question number 4. B option is the correct option of the question number 4. नेक्स्ट देखिए हमारे पास लंग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट दैट f इज द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, वेरी गुड, यही होता है, एंड इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल, continuous on the closed interval, differentiable on the open interval, then there exists at least one c belongs to a comma b, बिल्कुल वेरी गुड, यही होता है। तो हमारे पास क्या कहती है लग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम ऑन a comma b, कि f डैश f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल्स टू, c पे देखना है हमने, इट विल बी f डैश c, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a होगी, दैट इज़ द लंग्रांजे थ्योरम। अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखूँ, सो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एफ डैश सी आएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट एवरीबडी, नो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है, नो 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 नो, आई थिंक या तो पेपर में मिस्टेक है या फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वेट एवरीबडी, समथिंग रॉन्ग हियर। हमारे पास ये कहती है लंग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, लेट मी चेक द पेपर वंस।
कि कहीं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5। यस, टाइपिंग मिस्टेक है एवरीबडी। डी ऑप्शन में एफ डैश सी आएगा यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। हमारी तरफ से प्रॉब्लम थी टाइपिंग में, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जो हमारा एग्ज़ाम है। ओके एवरीबडी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is x tan x over x cube. Yes, let me explain one thing. See, फर्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस का क्लास में क्या हुआ था, सेकंड डायरेक्ट रिजल्ट बहुत बार क्लास में। यस, ये लिटिल बिट लेंथी जरूर था, बट एवरीथिंग वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ। डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट ऑलरेडी क्लास में डिस्कस था, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम भी क्लास में डिस्कस थी, और मॉक टेस्ट में भी थी। यस, ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमने बहुत ज़्यादा क्लास में प्रैक्टिस किए थे। दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द लॉपिताल्स रूल। वाई? क्योंकि इट इज़ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। एक्स की वैल्यू ज़रा जीरो पुट करिए, ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, एंड जीरो बाय जीरो इज़ द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डेरिवेटिव कर दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स, 3x क्यूब है, डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया। लिमिट x गोज टू 0, 1 का डेरिवेटिव इज 0 माइनस 2 सेकेंड एक्स, फिर सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स tan x, नीचे डेरिवेटिव करिए 6x आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने ज़ीरो पुट किया, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, तो थोड़ा पहले इसको ठीक करके लिखते हैं। कट के -1/3 सेकेंड स्क्वायर एक्स, साथ में tan x बाई एक्स, tan 0 is 0, this is 0. We have already learned a result as limit x goes to 0, tan x by x is 1. हमें ये रिजल्ट पता है, तो as limit x goes to 0, tan x by x is 1. सेकेंड में जब हमने 0 पुट किया तो ये कोस का उल्टा होता है, 1 आएगा, -1/3, 1 साथ में 1. So finally the answer is -1/3. That is the C option. C option is the correct option of this question. सिक्स्थ का हमारे पास C option correct है, सिक्स्थ का C option. Now move to the next question. This question was related to L'Hopital's rule, which is already discussed in the mock test also and class itself also. Now the question next is, if function is greatest integer function denotes a greatest integer function, तो हमने इंटीग्रेशन का ये पता करना है कितना आंसर आएगा। 0 to 3 फंक्शन एफ एक्स टी एक्स। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि जो मेरा फंक्शन होता है, हमें पता है जो हम इंटीग्रेशन है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन की कर सकते हैं, राइट। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन ये कब रहता है, बिटवीन द इंटीजर 0 to 1, 1 to 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 0 to 1 इट इज़ कॉन्टीन्यूस, 1 to 2 इट इज़ कॉन्टीन्यूस, 2 to 3 इट इज़ कॉन्टीन्यूस, और इसकी वैल्यूज़ भी हमें पता है। तो मैं इसको ब्रेक कर लूँगी, 0 to 1 यस, 1 to 2 यस, 2 to 3 ब्रेक कर लिया हमने। अब 0 और 1 के बीच में कोई अगर वैल्यू आ जाए, अगर मेरा x जो है 0 और 1 के बीच में रहे, तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट विल बी 0। तो यहाँ 0 आएगा, 1 और 2 के बीच में है तो 1 आएगा, 2 और 3 के बीच में तो 2 आएगा, dx। टू माइनस 1, 3 minus 2, 1, 2, that is 3. B option is correct. B option is the correct option, that is the 7th ka B. Again, this question was already discussed in our mock test itself.
बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आई हुई है मॉक टेस्ट में, स्पेशल ये पी स्टार का क्वेश्चन रिफाइनमेंट का कराया गया था। पी स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ द पी। एल पी एफ अल्फ़ा जो है वो हमारा लोअर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द रीमन स्टेजेस, और यू पी एफ अपर सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोनोटोन अल्फ़ा जो मेरे पास है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या होगा, पी स्टार रिफाइनमेंट है, तो पी स्टार करने से क्या होता है, देखिए रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने उसको और जो इंटरवल है उसको और ज़्यादा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर, ठीक है। और वैसे हमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है कि जो एल पी एफ अल्फ़ा है इट इज़ लेस दैन इक्वल टू जो मेरा एक्चुअल इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी अल्फ़ा, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द रीमान स्टेजेस, तो डी अल्फ़ा आएगा लेस दैन यू पी एफ अल्फ़ा। ये हमारे पास सबको पता है कि ये रिजल्ट होता है इन द रीमन स्टेजेस। अब जैसे जैसे रिफाइन करेंगे इंटरवल को, तो हमें पता है एज एन टेन टू इन्फिनिटी क्यों करते हैं हम। एन टेन टू इन्फिनिटी करने से क्या होता है, जो मेरा इंटरवल है वो फाइनर पीसीज में ब्रेक हो जाता है, और जो एल पी एफ है वो इसको अप्रोच करने लग जाता है, और यू पी एफ इसको अप्रोच करने लग जाता है। मतलब कि एल पी एफ की पहले से वैल्यू बढ़ जाती है, यू पी एफ की वैल्यू पहले से घट जाती है रिफाइन करने से। तो रिफाइन करने से एल पहले से बढ़ जाएगा, पी स्टार वाला बिल्कुल बढ़ जाएगा, और यू पहले से घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे क्या कहा कि एल पहले से घटेगा, बिल्कुल गलत। एल पहले से घटेगा, बिल्कुल गलत। एल पहले से बढ़ेगा, ठीक है, पर यूपीएफ भी बढ़ जाएगा, गलत, ये गलत। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो एट्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। एट्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट। Which is falling is not a correct statement. Yes, again ditto question was discussed in the mock test itself, in the class itself. Which of falling is not a correct statement. Every field is an integral domain, बिल्कुल ठीक है, it is the correct statement. Let us mark with the red pen, it is the correct statement. Every finite integral domain is field, बिल्कुल ये special result होता है। every integral domain field नहीं होता, finite integral domain is field। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड नहीं, ये ही गलत है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड होता है, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता। कैंसिलेशन होल्ड इन द रिंग विच इज आइसोमॉर्फिक टू इंटीग्रल डोमेन, बिल्कुल ये भी करेक्ट रिजल्ट है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, दैट इज द नाइन्थ का मेरे पास आ गया सी ऑप्शन। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज द फील्ड। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ क्वेश्चन जीके से आया था, और जो यहाँ पे जो मेरा नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पेपर का ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है, तो आप सीरीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ की जगह ये 13th क्वेश्चन है, ठीक है जी। यस, लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। यू एफ डी किसको डिनोट करना है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। पी आई डी किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। देन विच इज फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू पूछा है, तो हमें पता है क्या होता है, ई डी इम्प्लाइज पी आई डी इम्प्लाइज यू एफ डी, पर किसी का भी कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। एवरी फील्ड इज यू एफ डी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि एवरी फील्ड इज ई डी पी आई डी यू एफ डी, ठीक है, इट इज़ द करेक्ट। एवरी यू एफ डी इज पी आई डी, यू एफ डी पी आई डी है, उल्टा पूछ लिया, गलत, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है मेरे पास, सी ऑप्शन। एवरी पी आई डी इज यू एफ डी, पी आई डी मेरे पास यू एफ डी है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। और यू एफ डी हैज़ नो जीरो डिवाइजर, बिल्कुल, बिकॉज इंटीग्रल डोमेन होता है तो इंटीग्रल डोमेन, तो नो जीरो डिवाइजर इट हैज़। तो मेरे पास इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो सी आ गई, सी ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। और आपके एग्ज़ाम का ये 13th क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 13 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नंबर 14 है रहेगा, ठीक है जी। यस, कैले थ्योरम क्लास में भी डिस्कस्ड, मॉक टेस्ट में भी डाला हुआ क्वेश्चन है। ओके ठीक है, देखते हैं कैले थ्योरम मेरे पास क्या कहता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ बिलियन ग्रुप, ये रिजल्ट ट्रू है, बट कैले ये नहीं कहता। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ये भी नहीं कहता। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन, बिल्कुल। कैली थ्योरम क्या कहती है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ द परमुटेशन ग्रुप लगा लो, या फिर अ ग्रुप ऑफ द परमुटेशन लगा लो, बोथ आर द सेम थिंग। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
ओनली फाइनाइट ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परमुटेशन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ परमुटेशन। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, और ये आपके एग्जाम का 14th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें दे रखा था सिग्मा टाउ, और हमने सिग्मा टाउ स्क्वायर निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। सिग्मा टाउ स्क्वायर है तो पहले आप सिग्मा लिख लो, 1 3 2 1 3 4 4 5 5 6 6 2। टाउ का स्क्वायर, टाउ को 2 बार करो, ओके। तो इन दोनों को आप पहले प्रोडक्ट कीजिए, यस। वन गया 2 पे, 2 गया 4 पे, तो 1 गया 4 पे, 2 गया 4 पे, 4 गया 3 पे, 2 4 4 3, तो 2 3, 3 1 1 2, तो 3 2, 4 3 3 1, तो 4 1, 5 गया 6 पे, 6 गया 5 पे, तो 5 गोज टू 5, 6 5 5 6, 6 गोज टू 6। ठीक है, आगे देखिए, यस। 1 3, 1 गया 3 पे, 3 गया 2 पे, तो 1 गया 2 पे, 3 2 goes to 1, 2 goes to 1, 1 goes to 4, 2 4, 3 to 4, 4 गया 1 पे, 4 to 5, 5 गया 5 पे, 5 to 6, 6 गया 6 पे, 5 to 6, 6 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, तो 6 to 3। पहले तो ये देखो कि 1 2 पे जा रहा है, 1 2 वाले जो है बी और सी डी ऑप्शन दिख रहे हैं, ए और सी ऑप्शन तो डायरेक्ट काटो। फिर 2 गया 4 पे, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 4 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 4 5 पे, 5 6 पे, 6 3 पे, बिल्कुल मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इट इज़ द, ये 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट वॉज द 14, इट इज़ द 15th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। तो 15th का मेरे पास फाइनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पेपर का, क्योंकि बीच में 3 क्वेश्चन किसके आ गए हैं, जीके के। यस, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, आई थिंक इन एवरी मॉक टेस्ट, अगर मैंने 9-10 मॉक टेस्ट आपको दिए तो इन एवरी मॉक टेस्ट दिस क्वेश्चन वॉज प्रेजेंट हियर। बस कॉन्सेप्ट वॉज सेम, आपको बस करना था देख के। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 8 एंड 12। तो हमें पता है जनरेटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 5 ऑफ 6 निकालेंगे, 5 ऑफ 8 निकालेंगे, 5 ऑफ 12 निकालेंगे। 5 ऑफ 6 कितना हुआ, 5 ऑफ 2 इंटू 3, तो 2 और 3 अलग अलग कर सकते हैं। प्राइम का आंसर क्या होता है, p माइनस 1, तो 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1, दैट इज द 2 आंसर। 5 ऑफ 8, 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 4 आंसर आ गया। 12 है तो 4 इंटू 3, 4 का आंसर कितना आया मेरे पास, 2, 3 का भी 2, तो 4। आंसर इज 2 4 4। देखिए 2 4 4 कौन सा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो 16th का मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अगेन पूछा है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस इन द मॉक टेस्ट कि हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप साइक्लिक होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज द नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि हर अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, हर अबिलियन ग्रुप का जो मेरे पास एवरी सब ग्रुप साइक्लिक होगा, वी हैव टू चेक दिस। लास्ट ऑप्शन इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, बिल्कुल ठीक, प्राइम ऑर्डर वाला साइक्लिक होता है। अब इसने क्या पूछा, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक। अब मुझे कोई अबिलियन ग्रुप ढूंढना है जिसका सब ग्रुप साइक्लिक ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। देखिए कैसे, सिंपल सा एक फंडा करते हैं। आप आर पॉजिटिव ग्रुप ले लो, आर अंडर एडिशन, इट इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, क्लियरली अबिलियन ग्रुप है। पर आप इसका आर का एक सब ग्रुप लीजिए विच इज नॉट अबिलियन, हमें शो विच इज अ साइक्लिक, अच्छा यस क्यू,
आर का मेरे पास सब ग्रुप क्या है, क्यू, एंड क्यू अंडर एडिशन इज नॉट साइक्लिक। वाई? क्योंकि इट इज़ नॉट जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट की हेल्प से आप इस ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकते। तो आपके पास ग्रुप अबिलियन था, उसका जो सब ग्रुप है वो नॉट साइक्लिक आ रहा है। तो इसने कहा था एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज साइक्लिक, गलत। तो ये मैंने एग्जांपल आपको ढूंढ के दे दी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी। एंड अगर ये यहाँ पे मेरे पास 14th क्वेश्चन है इन द एग्ज़ाम, ये आपके पास 17th क्वेश्चन था, 17th क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ाम। यहाँ पे मैं साइड में मार्क करूँगी जो आपका एक्चुअल है, 17 के बाद 18, सो 17 का मेरे पास आंसर बना सी, यस। ओके, अगेन सिंबल्स नहीं है यहाँ पे इन द 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। एटीनथ क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्यू एंड जेड आर डिनोट्स, यहाँ पे क्या है, जेड है साथ में क्यू है, डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर एंड रैशनल, एंड यूनिट्स पता करने हैं जेड प्लस एंड रिंग क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? कि हमने z प्लस जेड यहाँ नहीं हो सकता। आप नीचे भी देखिए, आपको यूनिट्स पूछे हैं दो, जो ऐसे टपलेट फॉर्म में यूनिट्स अगर लिखे हैं तो मतलब इट इज़ द एलिमेंट ऑफ z क्रॉस z, सो इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज कि इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द पेपर। रॉन्ग स्टेटमेंट इन द एग्जाम। z प्लस जेड में रिंग के जो एलिमेंट है वो ऐड होते हैं, और यहाँ पे अगर यूनिट्स नीचे देखा जाए तो डबलेट फॉर्म में दे रखे थे, ऑर्डर्ड पेयर दे रखा था मुझे, वो तभी पॉसिबल है वो अगर z क्रॉस z लिखेंगे। तो स्टेटमेंट जो है वो मेरी रॉन्ग है, आप यहाँ पे जो है क्लेम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। चलो मान लो अगर मैं यहाँ पे अब z क्रॉस z कर दूँ तो क्या आंसर बनेगा? हमें पता है कि z के यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल जाए। तो z के यूनिट्स क्या हैं मेरे पास, 1 एंड -1, ये चॉइस है। तो अगर z क्रॉस z का यूनिट हमें निकालना होता है तो पॉसिबिलिटी 1 1 आ जाएगी पहले दोनों, फिर 1 -1, फिर -1 -1 -1 सो ये मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनी इन दोनों से। तो मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 15th का बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सॉरी 15th का। नेक्स्ट क्यू के भी मेरे पास क्या हैं यूनिट्स, मतलब जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकले क्यू में, वो तो सारे रैशनल नंबर्स का होता है एक्सेप्ट ज़ीरो, ऑल नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन द एग्जाम यू हैव द 18th क्वेश्चन एंड इट इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन योर पेपर। जस्ट अ मिनट एवरीबडी, let me open my answer key. It is the 18th question and the B option is correct, right? Which of following is not correct? Not correct पूछा अगेन मुझे। Every subgroup of a abelian group is normal. Subgroup of abelian group is normal, अभी पीछे क्वेश्चन किया, बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज abelian, बिल्कुल, इवन साइक्लिक ही होता है तो abelian भी होगा। फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, हैंस abelian, ठीक है। A group is simple if it has no proper normal subgroup. A group is simple if it has no subgroup. वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट में बार बार एग्जाम में मतलब बच्चों को था डाउट कि सिंपल ग्रुप क्या होता है, मैम बार बार पूछ रहे थे। आई थिंक हमने 4 to 5 टाइम हमने इसकी डेफिनेशन जो है मॉक टेस्ट में डिस्कस कर ली थी, टॉपिक तो किया ही था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ा। सिंपल ग्रुप किसको कहा जाता है? अ ग्रुप इज सिंपल अगर उसके पास नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो। क्या हो? नो प्रॉपर
नॉर्मल सब ग्रुप, कोई उसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रुप जी है तो उसके अंदर जो ट्रिवियल ई और जी है यही अगर नॉर्मल सब ग्रुप हैं, इसके बिना कोई और नहीं है, तो इट इज़ द सिंपल ग्रुप। अ ग्रुप इज सिंपल इफ इट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। सो ये भी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। A group is simple if it has no subgroup. It is the incorrect option. D option is the correct incorrect. तो ये आपके एग्ज़ाम का ये 18th का, दिस इज़ द 19th क्वेश्चन ऑफ योर एग्ज़ाम। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ एच एंड के आर द सब ग्रुप फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी, देन हमें पता ही है कितनी बार क्लास में किया था, ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के मल्टीपल टाइम्स डिस्कस्ड इन द क्लास ओवर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो कौन सा ठीक बैठ रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 17th का मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइड ओवर एच इंटरसेक्शन के। यस एवरीबडी, लेट मी चेक कि आई थिंक आपके एग्ज़ाम में ये ऑप्शन डिफरेंट थी। ऑप्शन मिस्टेक या तो हमारी तरफ से कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेट मी चेक वंस। ये 19th एंड इट इज़ द 20th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। 20th, yes it is the B option, order of H order of K divided by order of H over H intersection K। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा यहाँ पे। सो 20th का B ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज अ सेट A is topological space X is said to be compact। compact की definition सिंपल सी, मल्टीपल टाइम डिस्कस्ड इन द मॉक टेस्ट एंड क्लास इटसेल्फ। क्या था कि एवरी ओपन जो ओपन कवर ऑफ ए है हैज़ अ काउंटेबल नहीं फाइनाइट सब कवर होना चाहिए मेरे पास। पहली बात तो एवरी ओपन कवर आएगा, एवरी अनकाउंटेबल एवरी ओपन कवर आएगा, अनकाउंटेबल ओपन कवर की बात नहीं है, एवरी ओपन कवर की बात है यहाँ पे। देयर एग्जिस्ट ओपन कवर विच हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, गलत, एवरी ही होना चाहिए। एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज़ काउंटेबल सब कवर, नहीं ये नहीं होता। एवरी अनकाउंटेबल ओपन कवर हैज़ काउंटेबल सब कवर, ये भी नहीं होता। एवरी ओपन कवर आएगा, जरूरी नहीं अनकाउंटेबल हो, काउंटेबल भी हो सकता है। एवरी ओपन कवर बिल्कुल ठीक, ऑफ ए हैज़ फाइनाइट सब कवर, बिल्कुल सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है एंड इट इज़ द 21st क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 21st का सी ऑप्शन। This is the 22nd question of your exam. In the topological space which is following is the not correct. Arbitrary union of open set is open, बिल्कुल correct है। Finite intersection of open set is open, बिल्कुल। Standard result multiple time discussed in the class and the mock test itself. Finite union of open set is open। जब हमने arbitrary union ही बोल दिया तो finite union भी होगी। यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक, जस्ट अ मिनट, नहीं बिल्कुल ठीक है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। तो फाइनाइट यूनियन भी तो ओपन होगी, इसने ही फर्स्ट ऑप्शन को कवर कर लिया, फर्स्ट ऑप्शन ने इसको कवर कर लिया। इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, ओपन के केस में, कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन ठीक होता है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल भी आपको क्लास में डिस्कस करवाई थी, एन फ्रॉम 1 to infinity -1/n से लेके 1/n। आप इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करो, सारे ओपन सेट हैं, इसका आंसर अकेला 0 आता है, विच इज़ द क्लोज सेट। दिस इज द काउंटर एग्जाम्पल ऑफ दिस द लास्ट ऑप्शन। सो इनकरेक्ट ऑप्शन मेरे पास डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन 22th का डी ऑप्शन। लेट ए बी इंटरवल -1 to 1, बी इज द क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2 इन द रियल लाइन। तो क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम क्लास और मॉक टेस्ट में से सेम क्वेश्चन पड़े हैं कि कोई भी ए कोमा बी टाइप का अगर आपके पास इंटरवल है तो वो रियल के अंदर तो मेरे पास ओपन होता है। तो यहाँ पे ए भी ओपन है,
ए बी ओपन सेट एंड लेट बी इज अ क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, वेट। सो 22 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, बी इज द क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, यहाँ पे क्लोज्ड आना था, इसके बारे में बताना। ये ओपन सेट है, बिल्कुल ओपन इंटरवल है, ओपन सेट होगा। बी इज ऑल्सो एन ओपन सेट, नहीं, बी मेरा क्लोज्ड है। ए इज क्लोज सेट, गलत। ए इज नॉट ओपन, गलत। ए इज ओपन, बी इज क्लोज्ड, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 23rd क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। 23rd का मेरे पास डी ऑप्शन है। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो है क्या पूछा है, एग्जैक्ट और नॉट एग्जैक्ट के बारे में बातें हो रही हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहते थे, अगर मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एम का विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ एम के साथ एक्स है ना, तो उल्टा होता है, करली एम बाई करली वाई करली एन बाई करली एक्स के इक्वल अगर आ जाए तो मैं क्या कहूँगी कि इट इज़ एग्जैक्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। फर्स्ट वाले में देखो, करली एम बाई करली वाई कितना आएगा मेरे पास फर्स्ट केस में, विद रिस्पेक्ट टू वाई 3x², विद रिस्पेक्ट एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया मेरे पास 3x²। सेम आ रहा है, मतलब ये मेरे पास एग्जैक्ट है। यहाँ पे देखो, करली एम विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना आया x, करली एन मेरा विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया 0, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो मेरी ए एग्जैक्ट है, बी नॉट एग्जैक्ट है, एंड इट इज़ द 24th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। 24th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। सो बी ऑप्शन देखो, इक्वेशन ए इज एग्जैक्ट एंड द इक्वेशन बी इज नॉट एग्जैक्ट, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में बात हो रही है। क्लास में हमने डिस्कस किया था, मॉक टेस्ट में भी किया था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का क्या केस होता है, कि अगर किसी का y = 0 सोल्यूशन बन जाए तो वो होमोजीनियस है, अगर ना बने तो नॉन होमोजीनियस है। आप यहाँ पे एक बार y की वैल्यू 0 पुट करके देखो, पहली ऑप्शन में y 0, 0 - 0 = 0 सेटिस्फाई हो गया, तो ये मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखो, 0 + 0 = 1, 1, तो y = 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉन होमोजीनियस। So second one is non-homogeneous and first one is the homogeneous. First one is homogeneous, second one is non-homogeneous. So it is the, I think, 25th question of your exam. A option is correct. Differential equation A is homogeneous but B is non-homogeneous. तो A option जो आपके पास है correct है। ठीक है जी। So in this video we have discussed the 25 questions related to your exam. In the further videos we will discuss rest of the questions. Till that, goodbye to all and good evening to all, and very welcome to the Bansal Academy for clearing more competitive exams and the government exams occurring in your state. Okay, thanks everybody.